Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to discuss today is the proton synchrotron. प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन तकरीबन सिमिलर ही होता है जैसे इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि हम प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट करते हैं और ये एक्सेलरेशन या ये जो एनर्जी गेन होता है प्रोटॉन्स का, दिस इज बाय मींस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो अब प्रोटॉन जो है वो फिर बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब जो एनर्जी है वो एक्वायर कर लेते हैं। इस किस्म के सिंक्रोट्रॉन को हम प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन कहते हैं। इस सिंक्रोट्रॉन में हम ना सिर्फ प्रोटॉन्स को बल्कि ड्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स को भी एक्सेलरेट करवा सकते हैं। और प्रोटॉन जो है वो ऑलमोस्ट 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी के साथ हम इसमें एक्सेलरेट करवा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में इसके भी है डोनट वैक्यूम चैम्बर है विच इज़ मेड अप ऑफ स्टील, यानी ये जो डोनट वैक्यूम चैम्बर है ये स्टील का बना होगा और इसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ये जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं इनका काम क्या है कि दे विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द वैक्यूम चैम्बर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ताकि जो रेडियस है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का उसको मेंटेन किया जा सके। तो डोनट चैम्बर जो है इसको एक रिंग के अंदर रख दिया जाता है। अच्छा जी। अब जो इसका प्रिंसिपल है वो क्या है, वही सेम ही है जैसे इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन का है। बस जो मोड ऑफ ऑपरेशन है प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन का वो सिमिलर ही होता है इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन के, बस इसमें दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं। एक डिफरेंस ये है कि क्योंकि स्पीड जो है प्रोटॉन की वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं होती उस वक्त तक जब तक कि इसकी एनर्जी 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना हो जाए। तो जो फ्रीक्वेंसी है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की उसको हमें मॉड्यूलेट करना पड़ता है टू कीप इट प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की स्पीड के साथ इसको प्रोपोर्शनल रखने के लिए ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ एक्सेलरेशन। सेकेंडली, मतलब पहले तो हमें अब देखिए ना फ्रीक्वेंसी को इसमें मॉड्यूलेट करना पड़ रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन में हमने कहा था कि फ्रीक्वेंसी का कोई अमल दखल नहीं होता, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को हम इंक्रीज करते हैं। सेकेंडली, प्रोटॉन्स जो हैं दे डू नॉट लूज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय रेडिएशन। इसमें ये भी नहीं होता है कि किसी टारगेट के ऊपर प्रोटॉन जो है उसको हम करवा रहे हैं फोकस, या टारगेट के ऊपर हम उसको शाइन करा रहे हैं या टारगेट के साथ हम उसको इंटरेक्ट करा रहे हैं और उसके नतीजे में रेडिएशंस निकल रही हैं। तो ये डू नॉट लूज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय रेडिएशन एट एनर्जीज अटेनेबल बाय द प्रेजेंट डे टेक्निक्स। तो ये दो इसमें डिफरेंसेस हैं। अब वर्किंग कैसे होती है इसकी, कि जो प्रोटॉन्स हैं दे आर एक्सेलरेटेड अप टू 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय लीनियर एक्सेलरेटर। अब लीनियर एक्सेलरेटर में 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट करके तो फिर इसमें इंजेक्ट किया जाता है टुवर्ड्स द डोनर चैम्बर। जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज स्मॉल एट द टाइम ऑफ इंजेक्शन, लेकिन जैसे जैसे जो प्रोटॉन्स हैं दे कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी फिर इंक्रीज हो जाता है प्रोटॉन टू कीप द प्रोटॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ कांस्टेंट रेडियस। जो प्रोटॉन्स हैं उनके रेडियस को कांस्टेंट रखने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को भी इंक्रीज किया जाता है। The pressure inside the donor tube is kept at 10 की power minus 6 millimeter of mercury in order to avoid any losses of scattering. Scattering से बचने के लिए हम ये इसका जो प्रेशर है उसको मेंटेन कर देते हैं 10 की पावर माइनस 6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक। अब जो प्रोटॉन्स हैं दे ऑलमोस्ट गेन एन इम्पल्स ऑफ 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टर्न। हर टर्न में, हर रेवोल्यूशन के कंप्लीट होने पर वो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टर्न इम्पल्स जो है वो रिसीव करते हैं, मतलब इतनी उनमें एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके इस एनर्जी के इंक्रीज की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होती है। तो अब जो रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज किया जाता है ताकि इसको सिंक्रोनाइज किया जा सके प्रोटॉन्स की फ्रीक्वेंसीज के साथ, ताकि फेज स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन की जा सके। जो प्रोटॉन्स हैं उनको बहुत हाई एनर्जी तक, जैसे 10 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी तक हम जो है एक्सेलरेट कर सकते हैं यूजिंग द प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है इट इज डिस्टॉर्टेड व्हेन प्रोटॉन्स आर एक्सेलरेटेड टू द मैक्सिमम एनर्जी लेवल। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है जब प्रोटॉन्स एक्सेलरेट कर देते हैं मैक्सिमम एनर्जी लेवल तक। ये जो डिस्टॉर्शन है इट चेंजेस द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। इस डिस्टॉर्शन की वजह से ऑर्बिट का जो रेडियस है वो चेंज हो जाता है। द प्रोटॉन विल स्ट्राइक द टारगेट व्हेन दे गेट आउट ऑफ इट्स ट्रैक। जैसे ही वो अपने ट्रैक से थोड़े से भी डिस्टॉर्ट होते हैं तो वो टारगेट के साथ फिर स्ट्राइक करते हैं।
जो फ्रीक्वेंसी है रेवोल्यूशन की ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल, इट कैन बी रिटन एज क्यू बी सी स्क्वायर 2 पाई आर ओवर 2 पाई के ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर 2 पाई आर नॉट प्लस 4 एल। आर नॉट यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर सेक्शन है, एल जो है यहाँ पर वो सेक्शन लेंथ है, और के जो है काइनेटिक एनर्जी, और बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो इन दिस वे प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन जो है वो वर्क करता है, यानी उसमें बेसिकली क्या होता है कि हम लीनियर एक्सेलरेटर से उसको काफ़ी हाई एनर्जी के ऊपर एक्सेलरेट करके उसको डोनट चैम्बर में भेज देते हैं। वहाँ पर जाकर वो सर्कुलेट करना शुरू हो जाता है, और अब जैसे ही वो सर्कुलेट करता है तो उसकी जो ऑर्बिट है उसको कांस्टेंट रखने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना पड़ता है, और सेकेंडली उसकी जो फेज स्टेबिलिटी है उसको अचीव करने के लिए हम उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको सिंक्रोनाइज करते हैं विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, यानी मॉड्यूलेट करते हैं हम रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के साथ इसको। और हर टर्न जब उसका कंप्लीट होता है तो उसके नतीजे में उसको 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टर्न जो इम्पल्स है वो गेन करता है, और बहुत हाई एनर्जी जो है यानी 10 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तक प्रोटॉन को हम इसमें एक्सेलरेट करवा पाते हैं। जैसे ही बहुत हाई मैक्सिमम एनर्जी अटेन हो जाती है तो उसके नतीजे में फिर डिस्टॉर्शन पैदा हो जाती है रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ उसकी, और फिर वो आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है, और आउट ऑफ ट्रैक होने के बाद वो टारगेट के साथ स्ट्राइक करता है।